और एक बार फिर सीधे लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के बांकुरा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी भी आज वहां जनसभा को संबोधित कर रही है। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमान विवेक आनंद पात्रा जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार जी, जिला सचिव श्रीमान विपत धर्म सिंह जी, श्रीमान सुजीत पाल जी, रायपुरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान सुभाष अंशुदा जी, प्रत्याशी रानीगंज श्रीमान कबीराम टुडू, प्रत्याशी तालडांगर श्री श्यामल सरकार, मंडल अध्यक्ष श्री सुभाष डांगर, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री पप्पा चटर्जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उपस्थित मतदाता भाइयों बहनों, कला और संस्कृति कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल अनादिकाल से भारत की आध्यात्मिक और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती रही है। भारत जब भी संकट में आया है तो बंगाल और संकट के दौर में एक नया रास्ता दिखाने का काम करता रहा है। लेकिन आज बंगाल की अस्मिता स्वयं खतरे में है और इसलिए बंगाल के साथ जुड़ने के लिए और बंगाल फिर से परिवर्तन का वाहक बन सके, इस दिशा से आप सबका आह्वान करने के लिए विधानसभा चुनाव के बहाने ही आपने यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। याद करिए, बंगाल की ही धरती ने महान संत रामकृष्ण परमहंस को इस धरती ने ही भारत को दिया था। बंगाल की धरती ने स्वामी विवेकानंद को इस देश को दिया था, जिन्होंने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसी धरती पर पैदा होने वाले स्वामी विवेकानंद ने एक घोष वैश्विक मंच पर करके भारत की सनातन आस्था को एक नई मजबूती देने का कार्य किया था। और यही नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका अमर घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती भी बंगाल है। इस देश के अंदर भारत आजाद भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देने वाली धरती भी बंगाल ही है और इसलिए बंगाल की धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज बंगाल जो अध्यात्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, आज इस बंगाल की धरती पर ममता दीदी के नेतृत्व में चल रही टीएमसी की सरकार जय श्री राम के बोलने पर प्रतिबंध लगाती है। उन्हें नहीं मालूम, अभी मैं पुरुलिया में था। पुरुलिया में मुझे बताया गया कि पुरुलिया और उसके आसपास के क्षेत्र में जो पहाड़ी है उसका नाम ही अयोध्या हिल है
और कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता के साथ एक दिन उस पहाड़ी में रुके थे। ये स्मृतियां हजारों वर्षों के बाद भी हमारे सामने है। इसका मतलब राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे वे पहले भी इस प्रकार का कार्य करती रही है। बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाने का काम भी उन्होंने एक समय किया था और उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती है, बंगाल के अंदर भी ये होना चाहिए। भाइयों बहनों, आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। देश के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए बनने वाली योजनाएं हो, किसानों के कल्याण की योजनाएं हो, मजदूरों के हितों के लिए योजनाएं हो, युवाओं के कल्याण के लिए बनने वाले कार्यक्रम हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े कार्य, ये सभी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। कहीं रेलवे लाइन, कहीं हाईवे, कहीं मेट्रो, कहीं पर एम्स, कहीं आईआईएम, कहीं आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हो रही है। और गरीबों के कल्याण के लिए कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, गरीब कल्याण पैकेज देकर के हर गरीब को फ्री में राशन देने का कार्य, फ्री में रसोई गैस सिलेंडर देने का कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन बंगाल में इन योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को, बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं देने देती है। यहां पर गरीब कल्याण के लिए जो पैकेज गरीबों के लिए घोषित होता है, टीएमसी के गुंडे उस पर कब्जा कर लेते हैं। यहां पर आयुष्मान भारत की 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का लाभ यहां के गरीबों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां की टीएमसी की सरकार की रुचि गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में नहीं है। यहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे वह पैसा यहां के गरीबों के खाते में नहीं पहुंचने देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, आज भी जब हम लोग यहां की बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि यहां के प्रत्येक कार्य में आज भी यहां पर कटमनी और तोलाबाजी की बात होती है। ये तोलाबाजी और कटमनी, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों के संस्कार का हिस्सा है। ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, तोलाबाजी में भी और कटमनी में भी। मोदी जी ने डीबीटी की बात की कि गरीब का पैसा गरीब के खाते में सीधे जाए, इसके लिए जनधन अकाउंट होना चाहिए। बंगाल के अंदर दीदी ने वह भी नहीं खोलने दिया, क्योंकि अगर पैसा सीधे गरीब के खाते में जाने लग जाएगा तो भाइयों बहनों, टीएमसी के गुंडों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। टीएमसी के लोग जो अब तक जनता के हक को लूटते थे, वह पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। और इसलिए यहां पर यहां की सरकार के संरक्षण में कटमनी और तोलाबाजी का खेल सरासर हो रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है बंगाल में
अंदर भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी आवश्यक है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन के रूप में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है और 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्ष के दौरान 40। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से बांकुरा में उनकी रैली थी और लगातार उन्होंने लोगों से बहुत सारी बातों का एक वादा किया है और बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी बातचीत हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी विधायकों का प्रदर्शन हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में राशि आवंटित न करने पर विरोध, विशेष अनुदान राशि को लेकर किया गया प्रदर्शन। आदिवासी विधायकों ने की जमकर नारेबाजी, भूमि पूजन में न बुलाए जाने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विशेष अनुदान को लेकर हंगामा हुआ है। आदिवासी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है, भूमि पूजन में ना बुलाए जाने के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी विधायकों का प्रदर्शन। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा, आदिवासी विधायकों ने नारेबाजी की है, इन्हें भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ हुआ है? जी राखी, जिस तरह से आदिवासी जो विधायक थे उन्होंने एक मुद्दा जो है विधानसभा में उठाया, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि आदिवासी क्षेत्र जो है वहां पर जब भी कोई अनुदान होता है, अनुदान राशि का आवंटन के विरोध में उन्होंने जो है आज प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जब भी कोई शिलान्यास जिससे कि विधायकों के जो अधिकार है उनका आनंद होता है, उनके क्षेत्र में विकास कार्य किए जाते हैं या जो भूमि पूजन शिलान्यास जो है रखा जाता है, तो उस समय जो है उन्हें नहीं बुलाने के कारण जो है उनका हनन होता है, जिसको लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। विधानसभा से उन्होंने वॉकआउट भी किया है और जमकर नारेबाजी भी की है। जी बिल्कुल दीपा, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आया है और इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के प्रदर्शन के बाद क्या कोई आश्वासन, क्या कोई इनकी बात सत्ता पक्ष की तरफ से किसी से इनकी बात हो पाई है? जी, किसी इनकी नहीं हो पाई, ना ही सत्ता पक्ष की ओर से किसी तरह का आश्वासन इन्हें मिल पाया है। लेकिन उन्होंने जो जितने भी आदिवासी वर्ग के जितने भी विधायक थे उन सभी ने इस बात को काफी मजबूती से रखा। उन्होंने ये बात साफ की है कि जो भी जहाँ पर भी गरीब इनके क्षेत्र में प्रकार का शिलान्यास रखा जाता है या भूमि पूजन किया जाता है तो उसके लिए इन्हें बुलाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब इनका तो वहाँ पर जो शिलान्यास रखा जाता है ना इसमें नाम होता है, ना ही विधायकों को बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनसे इन सारी चीजों से जो विधायकों के जो अधिकार होते हैं उन्हीं का अलावा जो है ये साफ तौर पर ये क्या है कि यदि अब भी आने वाले वक्त में भी यदि जो आदिवासी विधायक उन्हें नहीं बुलाया गया शिलान्यास से भूमि पूजन में, तो वो आरोप कर सकते हैं। और आज जो है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई है, नारेबाजी भी की है और साथ ही साथ जो सदन है वहां से वॉकआउट भी किया है। जी चलिए दीपा, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आदिवासी विधायकों ने हंगामा किया है सदन में। आपको बता दें कि उन्हें भूमि पूजन में न बुलाए जाने का उन्होंने आरोप लगाया है। कई ऐसी बातें हैं, आदिवासी क्षेत्रों में राशि आवंटित न करने का भी उन्होंने विरोध किया है और इस तरह की जो विशेष अनुदान की राशि होती है उसको लेकर के भी प्रदर्शन किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिए जाने का ऐलान हुआ है। अति कुपोषित बच्चों को दूध वितरण के 22.61 करोड़ रुपए दुग्ध महासंघ को देने पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता बच्चे जो हमारे हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, उनको अब 3 दिन बच्चों को सप्ताह में दूध देने का तय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक का आयोजन किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और प्रदेश में महिला थाना खोले जाने को लेकर फैसला हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश में पहले से ही 10 महिला थाने हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर अब 42 की जाएगी। आज तय किया है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। 10 पहले से थे, आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीएम ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं लोगों से अपील करते हुए कहा कि सावधानी रखें, मास्क जरूर पहनें। सीएम शिवराज ने कहा कि आज अहम बैठक है, उसमें अहम फैसले लूंगा। कोरोना के मामले जिस तरह तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां सावधानी और सचेत रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। बैठक है और कोरोना के प्रकरण जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए सावधानी और सचेत होने का विषय है। और मैं आज एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा, उसमें कुछ और फैसले संभावित है ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। और आम जन से भी मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निश्चिंत ना हो, मास्क लगाएं, सावधानियां रखें, बाकी भी आवश्यक उपाय किए जाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पलटी मारी है। कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद राजधानी भोपाल में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ऐसे कार्यक्रमों में अब 200 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। हर तरह के धरना प्रदर्शन और रैली पर भी बैन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को 3 दिन पहले की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। उधर इंदौर में एक बार फिर कोरोना से मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां कोरोना के नए स्ट्रेन भी सामने आए हैं, जिसके बाद शहर से आने जाने वालों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में नए मरीजों के आंकड़ों में तेजी में इजाफा हो रहा है। उधर पंजाब में कोरोना के बढ़ने से पंजाब सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टालने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 4 घंटे में कोरोना वायरस के 26,291 नए मामले सामने आए हैं। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि इसमें चर्चा के विषय कोरोना के मामलों पर और वैक्सीनेशन पर जोर देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लेंगे। पीएम मोदी ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के असम दौरे पर गए, जहां सीएम ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। शिवराज सिंह ने कुछ पल प्रकृति की गोद में बिताए। ब्रह्मपुत्र नदी की मनमोहक खूबसूरती उन्हें अपने पास खींच लाई। सीएम उस पुल पर भी गए जिसे बीजेपी सरकार में बनाया गया है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र पर बने भारत के सबसे लंबे बोगीबिल ब्रिज पर कुछ समय व्यतीत किया, जो नए भारत की नई पहचान है, इसको इंगित करते हुए कर रहा है। आपको बता दें कि इस सेतु से असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को भी लाभ मिलता है। साथ ही ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की निष्कासित प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर तंज कसे। मंत्री का कहना है कि कांग्रेस में गांधी का समर्थन करने वाले कमजोर हो रहे हैं, वहीं गोडसे के समर्थक ताकतवर बन रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। समर्थन किया, निष्कासित हो गए। गोडसे का समर्थन, ताकतवर हो गए। कांग्रेस अब लगभग उन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है। कहा तो माननीय राहुल यादव जी ने भी बहुत कुछ था, उन पर नहीं करी, पर कमजोर देखा। समर्थ को नहीं दोष घुसाई, शायद ऐसा मानते होंगे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी किसी की मानते नहीं है। राहुल गांधी नसीहत दें या कोई और नसीहत दें, उम्रदराज व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है। निर्णय कर लिया तो कर लिया, अब जबरदस्ती पूरी कांग्रेस को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है।
बाटला हाउस पर न्यायालय के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। गृह मंत्री ने इस सवालों के तीखे तीरों से कांग्रेस, ममता बनर्जी और सलमान खुर्शीद पर भी प्रहार किया। कांग्रेस के सारे सवाल बेमानी होते इस सजा ने ये बताया। जिनकी ट्वीट से सुबह होती थी वहां सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं। यहां पर जो ममता दीदी ने कहा था बाटला हाउस पे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, क्या दीदी अब कुछ बोलेंगी संन्यास के बारे में? सलमान खुर्शीद जी जो उस समय कानून मंत्री थे, जिन्होंने कहा था कि सोनिया जी की आंखें भर आई, आंसू आ गए, वो गलत थे या न्यायालय गलत है? ये सारे सवाल इस सजा से उद्भूत हो गए। किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और कांग्रेस के लोग करते थे, ये भी अब स्पष्ट हो गया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ग्वालियर में शातिर चोर महिला गैंग ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिला चोरों ने सोने के जेवर से भरे बॉक्स को चुरा लिया और भाग निकली। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने महिला चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी गए जेवर की कीमत 10 लाख के आसपास बताई जा रही है। महिलाएं 4 थी, 4 बच्चे भी थे उनके संग में। 2 महिलाएं पहले आई, फिर एक बाद में आई, फिर चौथी और बाद में आई। तो भाई के पास मेरे यहाँ पे ड्रावर है, सामान रखा हुआ था उसमें डब्बा। तो किसी काम से वो दूसरे काउंटर पे लड़के के संग में एक सामान लड़के को डब्बा नहीं मिल रहा था, तो वो डब्बा उसको दिखाने के लिए उधर मुंडी मोड़ी उसने। उस मुंडी में उसने 2 बार कोशिश की, फिर तीसरी बार में वो शॉल में, 4 ने शॉल पहनी थी, तो शॉल में उसने डब्बा वो दबा दिया। मरगनैनी पे कोई महिलाएं आई जेवर खरीदने के बहाने, उनने जेवर देखे। जब तक उनने ध्यान भटक गया तो एक महिला ने उनके जेवरों से भरा हुआ डब्बा शॉल के अंदर छुपा के चोरी करके ले गई। उनके जाने के बाद इन्होंने देखा उसमें कैमरे में, तब इनको जानकारी हुई 2-3 घंटे बाद। सीहोर महिला नायब तहसीलदार को परेशान करने वाले दतिया टीआई शिशिर दास को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले टीआई ने महिला नायब तहसीलदार के घर में घुसकर अभद्रता की थी और डराते धमकाते हुए थप्पड़ भी मारा था, जिस पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। और अब आपको बता दें कि अभी वे जमानत पर बाहर थे। फिर एक बार टीआई पर एक महिला के आपत्तिजनक फोटो वायरल करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि टीआई शिशिर दास को कुछ दिन पहले ही दतिया एसपी ने सस्पेंड किया था। महिला अधिकारी जो पदस्थ हैं, उन्होंने आरोपी टीआई जो निलंबित हैं शिशिर दास के विरुद्ध उन्होंने कंप्लेंट की थी। कल एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जो आईपीसी के अंतर्गत 384 और 354A, 354D और आईटी एक्ट के 67A इन धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। और इन धाराओं में चूंकि नॉन अवेलेबल है, इसलिए आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करके उसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। रतलाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रतलाम शहर में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की चेन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भोले भाले विद्यार्थियों को लोभ, लालच और प्रलोभन देकर फंसा रही हैं। रतलाम में मार्केटिंग कंपनियां हैं कुछ, जो पूर्व में हमने 1 तारीख को औद्योगिक थाने में अवगत कराया था हमारे टीआई साहब और एसपी साहब को, जहाँ पे 250 विद्यार्थियों के साथ फ्रॉड हुआ है। उन विद्यार्थियों को लेके उनकी पूर्व में आईए थाने में 25 तारीख को जब एफआईआर हुई तो 23 और 24 तारीख को आईए थाने में उनको बिठा रखा था। जब एफआईआर ही पुलिस को करनी थी तो उन्हें छोड़ा क्यों? अगर उनको छोड़ा है, एफआईआर हुई और 25 से आज 15 तारीख हो गई, 20 दिन हो चुके हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। उसको लेके आज हमने एसपी साहब को अवगत कराया है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जिन विद्यार्थियों के साथ फ्रॉड हुआ है उनको पैसा उनका वापस दिलाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते उज्जैन प्रशासन सख्त हो गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों को अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। प्रशासन ने ये कड़ा रुख शहर में पिछले सप्ताह 150 से अधिक संक्रमित मरीज मिलने की वजह से लिया है। कोरोना के जो इन्फेक्शन दर को देखते हुए पुनः ये अभियान जारी चलाया जा रहा है। इस अभियान में
तिराहे चौराहे पर चेकिंग की जा रही है। इसमें न केवल मौके पर स्पॉट फाइन किया जा रहा है, बल्कि ऐसे वायलेटर्स जो बार बार वायलेशन करते हैं, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं या मास्क नहीं पहनते हैं, उनको जुर्माना के साथ साथ अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। वहाँ पर ऐसे लोगों का कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है रैंडम, ताकि एक सही पता चले कि एक्चुअल स्थिति पब्लिक में क्या है। तो ये अभियान आज से उज्जैन में पूरा चलाया जा रहा है और ये पूरी तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन है और इसका मुख्य उद्देश्य है पब्लिक में जो गाइडलाइन है कोविड को लेकर के उसको पालन को करवाना। लोकायुक्त ने छतरपुर में 10,000 की रिश्वत लेते रोजगार सहायक राम मनोहर मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मामला रनगोवा का है, जहां रोजगार सहायक राम मनोहर मिश्रा ने कपिल धारा कुआं और कुटीर पास करने के एवज में 40,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत आवेदक रामस्वरूप विश्वकर्मा ने सागर लोकायुक्त से की, जिसके बाद डीएसपी लोकायुक्त राजेश खेड़े और उनकी टीम ने रोजगार सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। उन्नाव के शुक्लागंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी मार्ग पर प्रदर्शन करने के साथ जमकर नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर अखिलेश पर लगा मुकदमा वापस नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मुकदमे झूठे लिखोगे या जनता इबारत लिख रही है तुम्हारी वापसी की, और जब जब जनता इबारत लिखती है वापसी की तब तब तानाशाह घबराता है, और जब तानाशाह घबराता है तो लोकतंत्र में तानाशाही करता है, और लोकतंत्र में जब जब तानाशाही हुई है तब तक वो सरकारें चली गई है। ये इनकी चली चला की मेला है, हताशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे मामले पर जबरदस्ती सरकार इन्वॉल्व होकर उनमें घुसकर जबरन किसी को पार्टी बनाकर मुकदमे लिखने का जो काम सरकार कर रही है, ये सरकार की तानाशाही समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जनपद समाजवादी पार्टी ने एक कार्यकर्ताओं ने गांव और कस्बे में इसकी प्रतिज्ञा बनाई है। प्रतीकात्मक विरोध हम लोग कर रहे हैं और ये प्रतीकात्मक विरोध हमारा जारी रहेगा। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है। तुम मुकदमा लिखोगे, हम तुम्हारी वापसी की तारीख लिखेंगे। जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा वह तारीख इनके वापसी की तारीख होगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि तुम चुनाव में जब आओगे जनता तुमको वापसी का रास्ता दिखाएगी। तुम एक नहीं 1,000 मुकदमे हमारे नेता पर लिखो, लेकिन हमारे नेता घबराने वाले नहीं है। उमरिया में सरकारी आयोजनों में विपक्ष के नेताओं ने न बुलाने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के दबाव में सरकारी धन से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का भाजपाईकरण किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए यदि सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। विदिशा कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कन्वर्जन राशि की किश्त की ब्याज की राशि को माफ करने की सरकार से मांग की है। कार्यकारी जिला अध्यक्ष का कहना है कि सोसाइटी किसानों से अधिक ब्याज राशि ले रही है। राज सिंह जी वर्ष 2018 के पूर्व में मुख्यमंत्री थे, तब उनके द्वारा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अप्राकृतिक वर्षा के कारण फसलें नष्ट हुई थी। तब उन्होंने जो ऋण था किसानों को उसको कन्वर्सन के रूप में उन्होंने इस ऋण को 3 किस्तों में जमा करने के लिए सारे किसानों का कन्वर्सन कर दिया था। उसको हमें समांतर 3 किस्तों में जमा करना थी। 2019 और 2020 में हम किसानों ने सारी किस्तें जमा कर दी। वर्ष 2021 की जो किस्त है वो जब हम आज जमा करने की डेट आ रही है, उसके पूर्व ही उस कन्वर्सन की डेट पर सोसाइटियों के माध्यम से 13% और 11% का ब्याज दिया जा रहा है, जो कि अनुचित। अभी क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम अपनी तुम्हारी जो मांगे हैं हम उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने दिया है, उसको मुंह पर भेज देंगे। कुछ दिन पहले रीवा के केके स्पैम कंपनी पर लगाए गए आरोपों का कंपनी ने अब खंडन कर दिया है। कर्मचारियों के आरोपों पर कंपनी एचआर सुभाष तिवारी का कहना है कि आरोप निराधार हैं। कंपनी ने सभी कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया है। कंपनी ने किसी भी कर्मचारी को बाहर निकालने की बात नहीं की। पहले से जानकारी दी गई थी, समझाया गया था साइन करने के पहले
कि आपकी एमओसी है, आप एमओसी में साइन कर दोगे तो पूरा पैसा आपका आ जाएगा। 1 तारीख के बाद तो आपको यहाँ ना आके दूसरी जगह काम करना है। कोई चोरी का मामला नहीं था, शक के दायरे में नहीं था, स्पष्ट रूप से सब कुछ बोल दिया गया। इसके बाद भी कुछ भाई लोग ऐसा कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।